हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। लेकिन जब हम रिलेटिव मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ऐसा जानना जरूरी है जो हमें रोज दिखता है, हमारी लाइफ में हम रोज देखते हैं इसको। बेसिकली मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो फिजिक्स होती है ना, उसके अंदर जितना भी आप पढ़ने वाले हो 11th में 12th में या आगे भी जाके, वो सब आप रेगुलर देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं तो आप उसको आराम से रिलेट कर पाते हैं, देख भी पाते हैं, हमें समझ में भी आती है अगर आपको फिजिक्स से प्यार हो। अब देखो, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है रिलेटिव मोशन। देखो, लेकिन रिलेटिव मोशन है क्या? रिलेटिव मोशन बेसिकली ये है कि हम एक जगह पर रेस्ट कंडीशन के अंदर होती हैं और हम अपने साथ जो दूसरी चीजें होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं तो हम रेस्ट में हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो कार का सीट है या कार के अंदर जो और कोई इंसान हमारे साथ बैठा हुआ है तो वो भी क्या है, हमारे लिए तो रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कार के बाहर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई पेड़ पौधे हैं, ये हमें पास करते हुए जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत तेज चल रहे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देखो ये पेड़ कितनी जल्दी से गया, एकदम भक्के, है ना, ऐसा लगता है। हम पेड़ों को गिनना, गाड़ियों को आना जाना, ये सब देखते हैं और हमें ऐसा लगता है देखो कौन कितनी तेज चल रहा है और हम तो ऐसे ही खड़े, हम तो बैठे हुए हैं। लेकिन जो आप उस चीज को देख रहे हो, ठीक है, उस पोजीशन में आप अपने आप को रेस्ट में मान रहे हैं। ठीक है, जब आप अपने आप को रेस्ट में मानते हैं और आप किसी दूसरी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, जब आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। लेकिन बेसिक एक चीज ये भी है कि जो हमारा रिलेटिव मोशन है वो क्या है? ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या एक्चुअल है, रियल है? नहीं, वो रियल नहीं। ठीक है, वो हम एक इमेजिनरी लाइफ के अंदर जाके उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे है कैसे नहीं है, ये हम सब देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि रिलेटिव मोशन एक्चुअल में क्या है। देखिएगा, तो हमारे पास एक छोटी डेफिनेशन है जो कि क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन अराइज व्हेन वी वांट टू ऑब्जर्व मोशन फ्रॉम ए मूविंग बॉडी। ठीक है, जो रिलेटिव मोशन जो है ये कब आता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं या किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन कब? जब हम मोशन के अंदर होते हैं तब, उस कंडीशन में। लेकिन उस कंडीशन में किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, किसी भी पार्टिकल के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में जानना, ठीक है, ये सब चीजें जब हमें जाननी होती हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम पोजीशन के बारे में भी जानेंगे। जब हमें पोजीशन पता चल जाएगी तो हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए पोजीशन कैसे हम पता करेंगे। जैसे अभी हमारे पास ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम ले रहे हैं। यहाँ पे x है, ये y है और ये हमारा z है। अब ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, मैंने ओरिजिन से दो पॉइंट लिए हैं, जैसे a पॉइंट और b पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट a जो है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमने लिख दी RA वेक्टर। जो RA वेक्टर है वो क्या है? जो पोजीशन a है, सॉरी, जो पॉइंट a है इसका पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही b पॉइंट है, इसका जो ओरिजिन o है उससे जो इसकी डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखते हैं? RB वेक्टर। ये क्या है? RB वेक्टर क्या है? RB वेक्टर b का क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। लेकिन ऐसे ही हम ये देखते हैं, ठीक है, तो ये भी, ये क्या है? ये हमारे पास जो आ रहा है ये एक्चुअल में a और b, जब आप a के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप जब, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए नन्हे मुन्ने से बच्चे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट बी को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो है, ठीक है, RBA, a और b के बीच का पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो हमारा a है, हम इसको रेस्ट पर मानते हैं। किस पर मानते हैं बेटा? रेस्ट के ऊपर मानते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, वो क्या है? वो ये है कि जब भी हम
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं या उसकी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम जिस फ्रेम के अंदर बैठे हुए हैं तो हम उसको क्या मानते हैं, हम हमारे फ्रेम को रेस्ट के अंदर मानते हैं। क्या मानते हैं? रेस्ट में मानते हैं। और फिर जो दूसरा जो पोजीशन है या दूसरा जो बॉडी है उसके बारे में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो मोशन में भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो कंडीशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब देखिए हम आर ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आर ए वेक्टर हमारा ये है। आर ए वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए और आर बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिख सकते हैं। वैसे ही आर बी वेक्टर बी ए जो है, आर बी ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। किस रिस्पेक्ट में? पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर है हमारा। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे आगे सोल्व करोगे। आपके पास एक इक्वेशन अब बन के आ सकती है। देखो हमें पता है कि जो है ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, इसकी टेल ये, हेड इसका ये है। तो हमारा ये जो दूसरा वेक्टर है इसकी टेल पहले के हेड पर है और इसका हेड, ये जो दूसरा जो एक और वेक्टर है आर बी वेक्टर है, इसके हेड के पास है। तो इन दोनों को जो आर ए वेक्टर है, ठीक है, इसको हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो आर वेक्टर बी ए ये हम लिख सकते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आर बी वेक्टर। ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है। ये जो हमारी इक्वेशन बनकर आ रही है ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन की इक्वेशन है। इसको और अच्छे से जब हम रिफाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको आर बी ए इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, तो बिल्कुल आराम से हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है रिलेटिव पोजीशन। किसी भी पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। अब देखिए आगे, हमने यहां से रिलेटिव पोजीशन को तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अब हमें एक चीज और भी पता होनी चाहिए। सर पोजीशन हमारे पास आ चुका है, अब हम इसी से हमारी वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे आप बैठे हुए हो, रेस्ट कंडीशन में हो, और आपको बी जो है ऑब्जेक्ट, इसका आपको वेलोसिटी भी अगर फाइंड करना है तो हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। इसका क्या कर लेंगे, टी के अकॉर्डिंग, मतलब इसका टी के सापेक्ष या फिर टी के साथ इसका हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट मतलब टी के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिएगा आर बी ए अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू डी आर बी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस आर ए अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी बी ए वेक्टर इक्वल्स टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन अब हमारे पास आई है, हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं जब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, टी के साथ। इसका टी के साथ हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी वी बी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वी बी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी वी ए वेक्टर अपॉन डी टी
ठीक है। अब ये दोबारा इसका डिफरेंशिएट करा तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्सीलरेशन a वेक्टर बी ए इक्वल्स टू a वेक्टर b माइनस a वेक्टर a, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अभी हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को बोला जाता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो हमने सिर्फ एक इक्वेशन का यूज करा है ना, और अगर आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाती है तो इसी इक्वेशन से हमने दो और नई इक्वेशंस निकाल ली, जो कि एक वेलोसिटी है, जो कि एक एक्सेलरेशन है। तो मतलब हम इस फ्रेम में बैठकर एक ही पॉइंट पर अपने आप को रेस्ट में रखकर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम उसकी पोजीशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसकी वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम उसका एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ सिर्फ एक चीज से हम कर सकते हैं, बस एक मेथड अच्छा होना चाहिए, मेथड हमें अच्छे से आना चाहिए, हम आराम से इस चीज को कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें हम और क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि अगर मैं इस इक्वेशन को मतलब शुरू से जो ये वाली इक्वेशन है हम यहीं से लेते हैं, देखिए फिर से मैं इसको डिफाइन करके लिख रहा हूं। जैसे इसको लेते हैं आर वेक्टर बी ए इक्वल्स टू आर बी वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर माइनस ये, ठीक है। हम इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब इस कोष्टक को हटाया जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वक्त यही जो इक्वेशन है ये फिर से आ जाएगी। बट सर इसको इस टाइप से लिखा ही क्यों है मैंने, इसको सर इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो हम रेस्ट पे हैं, हम अगर रेस्ट पर हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसकी पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं तो हम अपने आप को रेस्ट पर मानते हैं। जब हमने अपने आप को रेस्ट पर मान लिया है तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें हमारी जो वेलोसिटी है या हमारी पोजीशन है उसको रिवर्स कर करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब रिवर्स करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब हमारी जो वेलोसिटी होगी या हमारा एक्सेलरेशन होगा या हमारी पोजीशन होगी, हम उसको रिवर्स करके इस दूसरी पोजीशन जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं उसमें उसको ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या करा, जो मेरी एक्सेलरेशन थी या जो हमारी पोजीशन जो है हमारा है ना, उसको हमने क्या करा, रिवर्स करके ऐड कर दिया। बस ऐसे ही हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं, v बी ए वेक्टर इक्वल्स टू वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी ए वेक्टर। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, इसमें मैंने अपनी जो वेलोसिटी है उसको रिवर्स करके ऐड कर दिया। जैसे कोई भी है, ये भी एग्जांपल भी लेंगे, उससे आगे वाला भी देखिए। ऐसे ही हम ए बी ए वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी सेम वही करा गया है, तो हम ऊपर से करते आए हैं। देखिएगा मान लीजिएगा एक तो गाड़ी है, हमारे पास एक कार है ए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये है जो कि 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। और दूसरी कार है एक और कार बी, ये भी इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इन दोनों की स्पीड हमारे पास है, ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हमारे पास दोनों की है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम इस कार की वेलोसिटी को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम अपने आप को क्या मान लेंगे, रेस्ट के अंदर मान लेंगे। किस में मान लेंगे, रेस्ट में मान लेंगे। जब हम अपने आप को रेस्ट पर मानते हैं तो क्या होगा, हम हमारी जो वेलोसिटी है उसको इसके अंदर रिवर्स करके ऐड कर देंगे, मतलब रिवर्स करके इसमें 3 मीटर पर सेकंड दे देंगे। तो इस इक्वेशन को जब यहाँ पर रखा जाएगा तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। जब हम इस कार के अंदर बैठे हुए हैं और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो कार है ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। क्या ये एक्चुअल स्पीड है इसकी? नहीं, ये एक्चुअल में इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो स्पीड है वो रेस्ट पर थोड़ी है,
वो क्या है, वो है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं इसके अंदर, जिसमें हम मानते हैं कि हम खुद अपने आप को रेस्ट पर मानते हैं और दूसरे बॉडी का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे, ऐसे ही और चीजें भी करी जाती हैं। चलो अब हम आगे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको सिंपल अगर याद ऐसे करना है तो देखो, आप सिंपल ये कर सकते हो कि जो हमारी पोजीशन है, जिस पोजीशन के अंदर या जिस वेक्टर के अंदर या जिस बॉडी के अंदर हम बैठे हुए हैं, उसको रेस्ट पर मानकर या उसके सभी पैरामीटर्स को हम क्या मान लेते हैं, रेस्ट पर मानते हैं, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उस चीज को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। बस इतना ही करना है, उससे हमें हमारी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन सब फाइंड हो जाएगा। देखो बच्चों, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये जैसे हमारी कार ए है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये हमारी कार बी है, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ये इधर हो गई, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें सिंपल दो चीजें दिखाई दे रही है। वेलोसिटी हमें पता है, हमें नेट वेलोसिटी है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को इस एक पोजीशन के अंदर मानते हैं, इसमें जैसे हम इसको अपने आप को इधर ए कार ए में मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार ए को रेस्ट पर मानते हैं और अपनी जो वेलोसिटी है इसको रिवर्स करके दे देते हैं, और ये कार किधर आ रही है, इधर आ रही है, तो इसी की तरफ क्या कर देंगे, रिवर्स करके इसमें 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दे देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड होते हैं तो हमारे पास आता है 7 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या जाएगी, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो कार है ये किससे चल रही है, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से ये चल रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी इसी में अगर हमें एक चीज और देखी जाए तो देखो, ये कार बी है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ये आएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा, देखो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, वही अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20, अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। ये हमारा 5 आ गया। यहाँ से हम tan थीटा जब निकालेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बताइएगा। देखिए हमारा जो tan थीटा है वो क्या आएगा, वो आएगा 4/3 थीटा इक्वल्स टू हमारा जो आएगा वो 53 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 53 डिग्री। ये हमने थीटा भी निकाली, ये तो हमने इससे निकाला है। ठीक है, ऐसे हो गया। ये एक छोटे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं। अभी हम एक अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं, हम वो करते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, हमारे पास एक सवाल आता है, वो क्या है, ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन ए मूविंग at 90 km per hour. Observe another train B moving in the opposite direction from 8 seconds for 8 seconds if the velocity of the train B is 54 km per hour, then length of the train B is. तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो ट्रेन B है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और हमें क्या क्या गिवन है, हमें ट्रेन ए जो है इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ट्रेन बी की भी वेलोसिटी दे रखी है, और कितने सेकंड में, मतलब टाइम भी दे रखा है कि कितने सेकंड में या कितने टाइम में उस ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिएगा हमारे पास एक ट्रेन है, ये मान लेते हैं ए ट्रेन है, जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है हमारी, ठीक है, जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ट्रेन बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में से चल रही है। हमें इस ट्रेन की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, और ये कितनी देर में इसको क्रॉस करती है, टाइम जो है हमारा वो क्या है, 8 सेकेंड है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जो टाइम है वो हमारे पास सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे 90 इंटू 5/18, तो हमारे पास तो इसका आ जाएगा, एक हमें इसका निकालना है 54 इंटू 5/18 इक्वल्स टू, ये दोनों हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिएगा इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो हमारा जाता है 25 मीटर, तो जो ट्रेन ए है वो 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये जो है ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है हम इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को क्या मान लेंगे, जो ट्रेन ए है इसको हम रेस्ट पर मानेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी नेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये और ये क्या हो जाएगा, ट्रेन ए जो है इसकी जो वेलोसिटी है और ट्रेन बी की वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी नेट आ गई। टाइम हमारे पास है ही, हमें लेंथ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, तो हमें पता है T इक्वल्स टू L लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, और लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे V इंटू टी, तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, V की वैल्यू है हमारे पास 40 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या आएगा 320 मीटर, तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े लेवल हम अब भी करते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिलेटिव मोशन है क्या। हमें एक बॉडी के अंदर बैठना है और दूसरी बॉडी को देखकर ऑब्जर्व करना है कि वो किस वेलोसिटी से जा रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इन्हीं सभी को हम देखते हैं रिलेटिव मोशन के अंदर। यही हमारा टॉपिक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो देखिएगा बच्चों, हम अभी आपके सामने मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको जरा देखिएगा क्या है। ए फाइटर जेट फ्लाइंग एट कांस्टेंट स्पीड रिलीज बॉम्ब बिफोर रीचिंग ओवर द टारगेट, what would be the path of the bomb with respect to ground and with respect to pilot। अब ये कह रहा है कि एक फाइटर जेट है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और एक बॉम्ब को जब वो रिलीज करता है, तो ये जो बॉम्ब है, जब आप ग्राउंड के ऊपर है, आप कहाँ हैं, ग्राउंड पे हैं, और बॉम्ब रिलीज होता है, तो बॉम्ब की जो पोजीशन है, मतलब बॉम्ब जो है वो आपको कैसा दिखाई देगा, ठीक है, वो हमें बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और पायलट की स्पीड में इसका, पायलट के रिस्पेक्ट में इसका पाथ बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, किसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, या जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप जब देखते हो तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, और जो पायलट है जब उसके फ्रेम में जाके देखते हो तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, कैसा है, ये हमें देखना है। तो देखिएगा क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डीपली ना जाकर आराम से इसको देखें, तो क्या होगा, देखें कि जैसे ही ये प्लेन है, ये उड़ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ये बॉम्ब को छोड़ेगा, टारगेट पे पहुंचने से पहले छोड़ेगा, ठीक है, टारगेट पे पहुंचने से पहले छोड़ा, पहली चीज तो ये टारगेट है हमारा, ठीक है, और प्लेन यहाँ है, यहाँ, तो जैसे ही ये इस बम को छोड़ेगा तो ये बम ऐसे आएगा, जब आप ग्राउंड से देखेंगे तो बम छूटा और बम ऐसे आके यहाँ हिट करेगा टारगेट के ऊपर, ठीक है, लेकिन जब आप प्लेन में बैठकर देखोगे तो जैसे ही बम छूटा तो प्लेन भी ऐसे ही चल रहा है साथ के साथ,
तो जब आप पायलट के ग्राउंड में जाकर या जो पायलट है उसके फ्रेम में जाकर आप इस बॉम को देखते हैं तो जो बॉम है वो आपको कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब आप इसको देख रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से जाएगा तो ये एक पैराबोला बनाएगा। जब आप इसे देखेंगे, आप ग्राउंड से इसको देखोगे तो ये पैराबोला बनाएगा, और जब आप पायलट के फ्रेम में जाकर देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन को बनाता हुआ आपको नजर आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिएगा, जो हम प्लेन के बारे में बात कर रहे थे वो हम क्या कहना चाह रहा था उसके बारे में, कि जैसे जो प्लेन ये जब बॉम्ब को छोड़ता है, टारगेट से पहले छोड़ेगा और बॉम्ब जैसे ही छूटेगा तो जो बॉम्ब है वो जो प्लेन है इसकी जो वेलोसिटी है उसको गेन करके निकलेगा। ठीक है, इसी वेलोसिटी के साथ ये निकलेगा। तो जैसे जैसे, क्योंकि अब ये जो प्लेन है ये यहीं तो रुका रहेगा नहीं, या आगे भी जाएगा, तो जब पायलट है इसको देखता है तो पायलट जब पहुंचने से पहले जब छोड़ेगा तो बॉम्ब ऐसे जाएगा और पायलट ऐसे साथ साथ जा रहा है। तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखते हो तो एक पैराबोला दिखाई देता है, और पायलट के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो एक आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। तो इसके लिए मैंने एक नोट बताया आपको बच्चों, स्टेटमेंट है मेरा ये रहेगा, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम मूविंग फ्रेम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम रिलीज कर रहे हैं किसी भी मूविंग फ्रेम से, तो इट एक्वायर फ्रेम्स वेलोसिटी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रेम की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा ऑटोमेटिकली, बट नॉट इट एक्सेलरेशन, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसको एक्वायर नहीं करेगा। ठीक है, इसी चीज को अगर आपको देखना है, क्योंकि देखो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू आपको समझा सकता था, बट मैं आपको ये कहूँगा एज ए रेफरेंस आपको एक मूवी बताता हूँ, टॉप गन नाम से एक मूवी है, टॉप गन मैवरिक। उसका एक लास्ट का सीन है वो कुछ यही है कि बॉम्ब को रिलीज किया जाता है और प्लेन निकल जाता है, और जो बॉम्ब है वो हिट करता है अपने टारगेट को। तो उसको जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो बॉम्ब है वो पैराबोला में जा रहा है और जो प्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इन हाउ मच टाइम कार बी ओवरटेक्स कार ए, जो कार बी है वो कितना टाइम लेगी कार ए को ओवरटेक करने के लिए, ये हमसे पूछा है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, मतलब सीधी सी बात है, हमें टाइम पूछ रहा है। हमें सबसे पहले कार बी जो है इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, और कार ए जो है इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये हमारे पास वी ए मान लेते हैं इसको, और ये हमारे पास वी बी हो जाएगा, सॉरी ए ए। ऐसे ही ये हमारे पास वी बी है और ये हमारे पास ए बी हो गया। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। कार बी की लेंथ हमें बताई गई है और कार ए की जो लेंथ है वो हमें दी गई है। तो देखो बच्चों, जो ओवरटेकिंग है वो क्या होती है, एक कार आगे चल रही होती है, दूसरी कार उसके पीछे होती है। इस कार को जब इस कार को एक्सेलरेट करना, सॉरी ओवरटेक करना है, तो इसे अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसकी होनी चाहिए, तो ये ऐसे एक्सेलरेट करते हुए जाएगी, और जैसे ये ऐसी कंडीशन में आएगी कि ये जो कार है इसकी जो टेल है दूसरी कार के हेड के पास या एकदम उससे आगे निकल जाए, तो हम कहते हैं कि कार ने ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। जब पहली पोजीशन इसकी ये है, बाद में ये इसको आगे निकल जाएगी, ये ऐसे कह रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कार ए को रेस्ट पर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कार ए को रेस्ट पर मान लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मेरे मन में एक सवाल उठा है, क्या पता आपके मन में आया है या नहीं। वो सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि जो कार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमें किसको रेस्ट पे मानना है और कौन मोशन में रहेगा। तो देखो क्वेश्चन आपको बताएगा कुछ, जैसे ये जो क्वेश्चन है, बाकी आप अपनी इच्छा से किसी को भी कर सकते हैं, बट आप इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो हमें साफ पता चल रहा है, सॉरी इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो कार ए है वो कार बी जो है कार ए को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है। तो इस कंडीशन में हम कार ए को ही रेस्ट में मान लेते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए। हो सकता है ये भी है
कि हम कार ए में बी में बैठे हो और हम ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बट मैंने ये माना कि कार ए के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं मानता हूँ कि कार बी मुझे ओवरटेक कर रही है, तो मैं उसे देख रहा हूँ, उसके एक्सेलरेशन को देख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले कार यहाँ थी बी यहाँ थी, अब वो इससे जैसे ही आगे निकलेगी तो यहाँ से कुछ ऐसे निकलेगी, ये इसकी बी होगी, ये इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी है 5, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका और इसका लेंथ ऐड हो जाएगा तो 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लेंथ तो हमें पता चल गई कि टोटल लेंथ क्या है, लेकिन जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है और रिलेटिव वेलोसिटी जो हम निकालते हैं, ठीक है, वी नेट जब आप निकालोगे तो क्या करेंगे, ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, इसको अपोजिट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये क्या है, इसके अंदर ऐड करना है, तो 6 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वी ए नेट जो हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इतना हमें आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। S की वैल्यू कितनी है 15 मीटर, तो 15 इक्वल्स टू ut, u जो है वो हमारा क्या है, मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, 40 प्लस हाफ, a कितना है हमारे पास 4 है, सॉरी 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिएगा आगे, हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 40 इक्वल्स टू 15। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ 4 को ऐड कर देता हूं, तो अब जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको आप देखते हैं तो आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं t प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19, ठीक है। t प्लस 2 इसको अगर आप लिखना चाहो 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 19 और t इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर 2 माइनस ऐसा हम लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है और हम कहेंगे कि ये हमारा टाइम आता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा बच्चों, हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या है, will the balls collide with each other, if yes find the time of collision। ठीक है, अगर दो बॉल है, ठीक है, एक हाइट के ऊपर है और एक ग्राउंड पे है, दोनों को फेंका जाता है, तो आप जब ऊपर से किसी बॉल को फेंकोगे तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, आपने एक वेलोसिटी के साथ फेंका है तो वो एक पैराबोला बनाते हुए नीचे आएगी, वो ऐसे आएगी पैराबोला बनाते हुए नीचे, और यहीं से आपने एक ऐसे फेंका है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को टकराए, हो सकता है कि वो बिना टकराए भी निकल जाए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर वो कोलाइड करती हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो कोलाइड करती हैं तो क्या होना चाहिए, आपको क्या निकालना है, अगर वो कोलाइड करती है तो कोलिजन का जो टाइम है वो हमें निकालना है। बड़ा ही सिंपल है, देखो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जी नीचे लग रहा होगा, इसके ऊपर भी जी नीचे लग रहा होगा, आप इसको क्या मान लेंगे, रेस्ट पर मान लेंगे। जब आप इसको रेस्ट पर मानेंगे तो इसका जो जी है वो इसको रिवर्स करके दे देंगे, तो इसका जी और इसका जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमने मान ली u2, जो b बॉल है इसकी, जो a बॉल है इसकी हमने मान ली u1। अब हमें टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, लेकिन देखो अब हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है
लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी जब हम इन दोनों की फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, v नेट इक्वल्स टू, इसको हमने स्टेशनरी कंडीशन में माना, रेस्ट में माना है, तो ये इधर आ रही, इसकी जो वेलोसिटी है इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या जाएगा u1 प्लस u2, ये आ गया हमारे पास। अब हमें लेंथ और चाहिए, तो हमें ये लेंथ जो है हमारी इसको फाइंड करना है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, जैसे ए बी निकालना है तो हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये आ जाएगा, या इसको डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई, अब हम टाइम निकाल सकते हैं, तो t इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई u1 प्लस q2, ठीक है। इस तरीके के इक्वेशन हमें रिलेटिव मोशन में पूछे जाते हैं अक्सर। लेकिन अब हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि है रेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम उस टॉपिक को, तो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेन मैन प्रॉब्लम। सर ये रेन मैन प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली देखो, इसमें क्या है ना बच्चों कि जब बारिश होती है और एक इंसान जो होता है वो खड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 या 3 कंडीशंस ऐसी बनती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मैं इस पूरी रेन मैन प्रॉब्लम जो है, मैं इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो हमारे बेसिकली 3 क्वेश्चन होंगे जिनसे आपको 3 टाइप की कंडीशंस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है कि होता क्या है इसमें होता है कि पहली कंडीशन है, कोई आदमी है, आप ये मान लीजिए, ठीक है, ये आप ही है, ये जो है ये रेन है, ठीक है, रेन है, ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है वो खड़ा हुआ है और बारिश हो रही है, ठीक है। अब पहली कंडीशन तो ये है कि जो बारिश है वो सीधी हो रही है, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो रही है और हम खड़े हुए हैं, तो हमें जो अपना जो छाता है वो हम ऐसे पकड़ के खड़े हैं। अब हम जैसे ही भगेंगे तो हमें जो अपना छाता है उसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी ने ये चीज देखी होगी, जब हम भगते हैं खड़े हुए होते हैं तो बारिश हमें ऐसे आती हुई लगती है, हमारे सर के ऊपर, हेड के ऊपर आके लगती है। लेकिन जैसे ही हम दौड़ते हैं तो जो बारिश है वो हमें हमारे फेस के ऊपर आते हुए लगती है। तो ऐसे ही जब हम दौड़ते हैं तो जो हमारा जो छत्ता है उसको क्या करना पड़ता है, जो हमारा छत्ता है उसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, ठीक है। हम ऐसी ही कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक कंडीशन है उसमें जो वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश हो रही है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी भी हम लेंगे जिसमें क्या होगा कि बारिश डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है और हवा भी चल रही है। जो हवा चलेगी, हमें पता है जैसे हवा चलती है और उसके हवा के साथ बारिश होती है तो जो बारिश होती है वो एकदम सीधे ना आकर थोड़ी तिरछी आती है, ठीक है। और हम उस कंडीशन में अपने छत्ते को कैसे रखते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस के 2-3 कंडीशंस हैं, जैसे हम डाउनवर्ड नीचे उतर रही हैं और बारिश हो रही है, कुछ ऐसी कंडीशन आप मान लीजिए, आप एक हिल से नीचे उतर रही हैं और बारिश जो है वो कुछ इस तरीके से हो रही है और आप नीचे उतर रहे हैं। मेरा छत्ता कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा गौर ना करिएगा। ये एक ऐसी कंडीशन के बारे में भी हम जानेंगे। हम इन सभी कंडीशन को जब देखते हैं तो हमारे सामने एक tan आता है, tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हम देखते हैं। ये जब कंडीशन देखते हैं तो इस कंडीशन के साथ हमारे पास एक फॉर्मूला हम देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे जो एंगल है वो जो हमारा होगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि हम tan के रूप में उस एंगल को लेंगे तो हमारा जो एंगल है वो हमें ऐसे फाइंड होगा, ठीक।
तो बच्चों देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन दिया क्या है 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। तो मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 37 डिग्री विद वर्टिकल with what velocity man should move so that rain appears to fall vertical downward। तो दो आदमी है, मतलब जैसे हम हैं, ठीक है, हम अपने आप को ही ले लेते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो जो हमारी रेन है वो 37 डिग्री के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है और हमारा छत्ता ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसे आ रही है। तो अब हमें किस स्पीड से चले हम कि जो रेन की जो वेलोसिटी है या रेन जो है वो हमें अपेयर हो ऐसे डाउनवर्ड हमारे हेड के ऊपर, अभी हमें वो फेस पे लग रही है, और हम किस वेलोसिटी से चले कि वो हमें हेड पर अपेयर होती हुई दिखे, तो हमें वो फाइंड करना है। तो देखिएगा कि जैसे हम ले लेते हैं फाइव मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे ये आ रही है, हमने दो कंपोनेंट ले लिए हैं, ठीक है। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे इस कंपोनेंट की वेलोसिटी और इस कंपोनेंट की वेलोसिटी। यहाँ पे आप मान लीजिए छत्ता है, ये छत्ते पे आ रही है, ठीक है, इसको पकड़े हुए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ, अब ये मान ऐसे खड़ा हुआ है, ये ऐसे आ रही है, ये एक एंगल के ऊपर है, ठीक है, ये आपका जो एंगल है वो है हमारा 37 डिग्री, ठीक है, ये हमारी रेन है, एंगल है हमारा 37 डिग्री, ठीक है। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ले लेते हैं। तो जैसे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 कोस 37 डिग्री आ गया। हमें वर्टिकल ही फाइंड करना है, तो हम इसी को देख लेंगे, 5 इंटू क्या आ जाएगा 4/5, हाँ साइन 37 कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो साइन 37 तो होता है, इसकी वैल्यू होती है 3/5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और इस डायरेक्शन में ये वर्टिकल डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलोगे तो जो रेन है वो आपको वर्टिकल डाउनवर्ड आती हुई दिखाई देगी। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो बच्चों, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है, एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। He throw the umbrella and start running at 10 km/h. He find that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to the road and the moving man. ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी है, उसने अपना छाता पकड़ा हुआ था, ठीक है, और उसका छाता टिल्टेड था, मतलब 30 डिग्री एंगल के ऊपर था और रेन ड्रॉप्स उसके ऊपर आ रहे थे। उसने अपना अम्ब्रेला फेंका, ठीक है, और उसने भगना स्टार्ट किया एकदम से सडनली, जो कि 10 km/h से वो भग रहा, ठीक है। जब वो इस स्पीड से भगता है तो वो देखता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके हेड के ऊपर वर्टिकली हिट कर रही हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है रोड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या होगा, रेन का स्पीड, और मूविंग मैन जो भग रहा है आदमी, उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वो हमसे पूछ रहा है।
तो हम रोड के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो देखिएगा कि हमारी रेन ड्रॉप्स जो हैं वो कैसे आ रही हैं, वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और आदमी जो है वो ऐसे भग रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 10 किलोमीटर आवर है ना, 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो भग रहा है। रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही है और जो एंगल है हमारा वो 30 है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा साइन 30 डिग्री वी आर इक्वल्स टू 10 अपॉन वी आर, ठीक है। और साइन 30 जो है इसकी वैल्यू हमारी होती है 1/2, सॉरी इसको ऐसे ना लेकर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, वी आर इक्वल्स टू 10 अपॉन में साइन 30 डिग्री। वैल्यूज को पुट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास आ जाएगी, क्या होगी, 10 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी आर हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ चुका है, वी आर की वैल्यू हमारे। अब जब हम tan थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे tan 30 डिग्री को लिया जाता है तो हम लिखते हैं Vm अपॉन वी आर बाई एम। अब हमें वी आर बाई एम निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा वी आर बाई एम इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एम हमें वी आर बाई एम निकालना है तो हमें वी आर एम बाई वी, हम tan 30 डिग्री इक्वल्स टू वी एम अपॉन वी आर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से वी आर बाई एम निकाल लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर बाई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन में tan 30, तो यहाँ से वी आर बाई एम आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म अभी आंसर जो आएगा, वी एम कितना है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मैन 10 और tan 30 की वैल्यू होती है √3। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ चुका है और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रोड भी हमारे पास आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन था। किलोमीटर पर आवर भी लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो इस कदर ये हमारा हम कंप्लीट करते हैं। ये रेन मैन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन था, इसी तरीके से हम और क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। आज की क्लास में यही समाप्त।